कहानी की शुरुआत साल 2034 में साउथ कोरिया में होती है, जहां पूरा साउथ कोरिया एक जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गया था। इस बीमारी का वायरस कोविड-19 के वायरस से 10 गुना ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से हजारों लोग मर रहे थे और शहर के हालात इतने बुरे थे कि मिलिट्री द्वारा पक्षियों तक को मारा जा रहा था ताकि वो बीमारी को दूसरे देशों में न फैला सके। लोग सड़कों पर खून की उल्टियां कर रहे थे, गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही थीं और पूरे शहर में अफरा-तफरी मची हुई थी। जब शहर में लोगों की लाशों को दफनाने के लिए जगह नहीं बची, तो सरकार ने आदेश दिया कि लाशों को स्टेडियम में इकट्ठा करके जलाया जाए। यह उस वायरस का चरम समय था, लेकिन इस सब की शुरुआत कैसे हुई, यह जानने के लिए हमें कुछ हफ्ते पीछे जाना पड़ेगा। कुछ हफ्ते पहले हांगकांग में एक शिपिंग कंटेनर के जरिए कुछ अवैध प्रवासियों को साउथ कोरिया के गोंडान शहर में भेजने की तैयारी चल रही थी। वहां का इंचार्ज जब कंटेनर की जांच के लिए आता है, तो देखता है कि कंटेनर में एक आदमी जोर से खांस रहा है। इसके बावजूद भी इंचार्ज कहता है कि सब ठीक है और कंटेनर को साउथ कोरिया रवाना कर देता है। दूसरी तरफ गोंडान शहर में किम नाम की एक महिला अपनी कार से कहीं जा रही होती है कि अचानक उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वह कार समेत एक गड्ढे में गिर जाती है, जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उसे बचाने के लिए जल्दी ही बचाव दल वहां पहुंच जाता है, लेकिन कार इस तरह से गड्ढे में अटकी हुई थी कि एक बार में सिर्फ एक आदमी ही नीचे उतर सकता था। यहां कांगसी नाम का एक लड़का धीरे धीरे करके नीचे उतरता है। स्थिति इतनी खराब थी कि अगर थोड़ा भी ज्यादा मूवमेंट होता तो कार गड्ढे में गिर सकती थी। अपने अनुभव और समझदारी से कांगसी किम तक पहुंचता है और उसे सही सलामत बाहर निकाल लेता है। इस कामयाबी के बाद कांगसी किम से बात करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर वह उसे इग्नोर करके एम्बुलेंस में बैठकर वहां से चली जाती है। रात में किम फोन करके कांगसी को मिलने के लिए उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर बुलाती है। यह सुनकर कांगसी बहुत खुश हो जाता है, यह सोचकर कि किम ने उसे धन्यवाद कहने के लिए बुलाया है। पर वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि किम ने उसे गड्ढे में गिरी अपनी बैग को निकालने के लिए बुलाया था। यह सुनकर कांगसी बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन जैसे ही किम वहां से चली जाती है, वह अपने एक साथी की मदद से गड्ढे में जाकर उस बैग को निकाल लेता है। बैग चेक करने पर कांगसी को उसमें से एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि किम एक डॉक्टर है। तभी बैग के अंदर से फोन की घंटी बजती है और कांगसी झिझकते हुए फोन उठा लेता है। फोन पर किम की बेटी मेरी और की आवाज आती है और थोड़ी बातचीत के बाद कांगसी उससे स्कूल के बाद मिलने का वादा करता है। इसी बीच बियोंड और बियोंग हू नाम के दो भाई उस कंटेनर की तरफ बढ़ते हैं जिसमें अवैध प्रवासी भेजे गए थे। जब वे लोग कंटेनर का दरवाजा खोलते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि सिर्फ एक आदमी को छोड़कर बाकी सारे लोग मर चुके थे और कंटेनर के अंदर से लाशों के सड़ने की भयंकर बदबू आ रही थी। यह सब देखकर वे कंफ्यूज हो जाते हैं और सीन का वीडियो बना लेते हैं। वे अकेले बचे हुए आदमी को ट्रक में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। कुछ सामान लेने के लिए स्टोर के अंदर जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर वह सर्वाइवर वहां से भाग जाता है। इस सर्वाइवर का नाम सही होता है। स्टोर से बाहर निकलने पर बियोंग देखता है कि वह आदमी भाग रहा है और उसका भाई बियोंड उसका पीछा करता है। पर थोड़ी देर बाद वह पीछा करना छोड़कर अपने भाई को एक क्लिनिक में लेकर जाता है, जहां डॉक्टर बियोंड को कुछ सामान्य दवाइयां देते हैं और आराम करने की सलाह देते हैं। लेकिन बियोंड को लगातार खांसी आ रही थी और खांसते वक्त उसके मुंह से निकलने वाली छींटें हर उस व्यक्ति पर पड़ रही थीं जो उसके संपर्क में आ रहा था। दूसरी तरफ कांगसी स्कूल के बाहर किम की बेटी मेरी और से मिलने जाता है, पर मेरी और भी अपनी मां की तरह उससे बात नहीं करती। वह सिर्फ अपनी मां का बैग और कांगसी का बिजनेस कार्ड लेकर वहां से चली जाती है। अपनी कार से घर लौटते वक्त कांगसी देखता है कि एक बस में कुछ लोग बुरी तरह खांसते हुए दिखाई देते हैं। यहां दिखाया जाता है कि वायरस धीरे धीरे पूरे गोंडान शहर को अपनी चपेट में ले रहा था। घर लौटकर किम अपने बैग को पाकर बहुत खुश होती है और अपनी बेटी को गले लगाकर धन्यवाद देती है। घर पर मां बेटी बातें कर रही होती हैं, तभी किम को हॉस्पिटल से फोन आता है कि वहां अचानक इमरजेंसी आ गई है, इसलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना होगा। वह मेरी और को उसकी दादी के पास छोड़कर हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने पर वह देखती है कि सभी लोग डरे हुए हैं। वह तुरंत इमरजेंसी रूम की तरफ जाती है, जहां बियोंग बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था। उसे बहुत ज्यादा खून की खांसी आ रही थी और उसके पूरे शरीर पर लाल धब्बे पड़ गए थे। किम अपने सीनियर डॉक्टर से कहती है कि यह एक नया फ्लू है, पर वह उसकी बात से सहमत नहीं होते। जल्द ही डॉक्टर बियोंग के फोन में वह कंटेनर वाला वीडियो देखते हैं जिसमें कई डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। यहां पर सभी समझ जाते हैं कि यह वायरस वहीं से फैला है। वे जल्दी से बियोंग के भाई से इसके बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन बियोंग कुछ नहीं बताता और चुपचाप बैठा रहता है। तभी अचानक एक इमरजेंसी अलार्म बजता है और बियोंग बहुत परेशान हो जाता है। डॉक्टर की चेतावनी के बावजूद वह सबसे लड़ते झगड़ते इमरजेंसी रूम के अंदर चला जाता है, जहां उसका भाई मर चुका था। उसे मरा हुआ देखकर वह खुद पर काबू नहीं रख पाता और अपने भाई की डेड बॉडी को गले लगाकर रोने लगता है, जिससे उसके भाई का खून उसके हाथों पर लग जाता है। गुस्से में आकर वह उन्हीं हाथों से कई डॉक्टरों को धक्का देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पकड़ लिया जाता है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि मेरियो बोर होकर वॉक के लिए निकलती है और वह गाड़ी से टकराने वाली होती है। तभी कंटेनर वाला सर्वाइवर मंजिन उसे बचा लेता है। वह आदमी बहुत भूखा होता है, इसलिए मंजिन उसे कुछ खाने को देती है। बातें करते हुए मंजिन उसे बताता है कि वह बीमार है, इसलिए वह उसे दूर रहने की सलाह देता है, पर मेरी उससे लगातार बातें करती रहती है। कुछ ही पलों में मॉन्कशाइड्स को जबरदस्त खांसी होती है और वह मेरी से कहता है कि किसी को उसकी मदद के लिए बुलाए। मेरी तुरंत मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही मॉन्कशाइड्स वहां से जा चुका था। वहीं हम देखते हैं कि अब तक शहर में हजारों लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके थे, जिससे अस्पताल मरीजों से भर चुके थे। इसी समय कोरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन की एक टीम कंटेनर वाले मामले की जांच के लिए पहुंचती है। जगह पर पहुंचने के बाद वे सारी डेड बॉडीज को जलाते हैं, लेकिन उन लाशों को खाने वाले चूहों का एक झुंड जलने से बच जाता है और वे सारे चूहे शहर की ओर भाग जाते हैं। इसी बीच देश के टॉप डॉक्टरों की एक इमरजेंसी मीटिंग होती है। बड़ी बहस के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह जानलेवा वायरस H5N1 का नया रूप है और जो भी इसके संपर्क में आता है वह 36 घंटे के अंदर मर जाता है। सभी डॉक्टर गवर्नमेंट को सलाह देते हैं कि शहर को तुरंत क्वारंटीन करना होगा, नहीं तो यह वायरस पूरे देश और यहां तक कि पूरी दुनिया में फैल जाएगा। दूसरी तरफ किंग सुपरमार्केट में ले जाता है, जहां वे लोग एक साथ लंच करते हैं और अपने सीक्रेट्स शेयर करके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही वे लोग सुपरमार्केट से बाहर निकलने वाले होते हैं, अचानक भगदड़ मच जाती है। कई लोग खून की खांसी करते हुए बेहोश होकर नीचे गिरने लगते हैं और कुछ लोग तुरंत मर जाते हैं। इस दौरान एक औरत को एस्केलेटर से गिरते हुए देख कांगसी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच मेरी उसकी नजरों से दूर हो जाती है। वायरस इतनी तेजी से फैल रहा था कि अस्पताल और कम्युनिकेशन सिस्टम पर बोझ बढ़ गया था। हालात इतने खराब हो गए कि डॉक्टर और पॉलिटिशियंस शहर छोड़कर सोल सिटी जाकर रिसर्च करने का फैसला करते हैं। रिसर्चर्स के वहां जाते वक्त डॉक्टर किम कहती है कि वह अपनी बेटी को ढूंढकर जल्द वापस आएगी। किम मेरी को फोन करती है और किंग फोन उठाता है। वह उसे सुपरमार्केट के हालात बताता है। किम बिना देरी किए तुरंत सुपरमार्केट पहुंचती है, लेकिन वहां के हालात अब नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। लोग दुकानों को लूटने और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिससे वहां भयानक दंगे शुरू हो जाते हैं। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आर्मी वहां पहुंच जाती है। कांगसी इस अफरातफरी में मीरी को ढूंढने लगता है और आखिरकार थोड़ी देर बाद वह उसे ढूंढ लेता है। फिर वे तीनों शूटर बंद होने से पहले सुपरमार्केट से बाहर निकल जाते हैं। किम कांगसी से कहती है कि वह भी उनके साथ शहर छोड़ दे, लेकिन कांगसी कहता है कि लोगों की मदद करना उसका फर्ज है, इसलिए वह उनके साथ नहीं जा सकता। वह अपनी कार की चाबी किम को देकर उन्हें वहां से भेज देता है। थोड़ी देर बाद कांगसी अपने एक साथी के साथ मिलकर सुपरमार्केट में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने लगता है। उधर किम और उसकी बेटी एयरपोर्ट पहुंचकर सिक्योरिटी चेक पास करते हैं, लेकिन जब वे आखिरी फ्लाइट की ओर बढ़ते हैं, मेरी को खांसी होने लगती है, जिससे उन्हें फ्लाइट में चढ़ने की अनुमति नहीं मिलती। उस रात कोरिया आर्मी, यूएस फोर्सेस और केडीसी पूरे शहर को लॉकडाउन कर देते हैं और सारे लोगों को क्वारंटीन कैंप में भेज देते हैं। वहीं सोल सिटी में पॉलिटिशियंस और इंटरनेशनल डॉक्टर एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सभी सिटीजन्स का एक टेस्ट किया जाएगा, जिसमें इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड लोगों को अलग अलग किया जाएगा। उनका प्लान था कि जिन लोगों में वायरस के लक्षण नहीं होंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा और जो इन्फेक्टेड होंगे उनका इलाज किया जाएगा। बूंदे सिटी में किम अपनी बेटी के साथ कैंप में पहुंचती है और देखती है कि वहां के हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। लोग सड़कों पर खांस रहे थे और दूसरे लोग इस डर से कांप रहे थे कि वे भी जल्द ही इन्फेक्टेड हो जाएंगे। उन्हें एग्जामिनेशन रूम में ले जाया जाता है। अगली सुबह गवर्नमेंट के आदेश पर कुछ सैनिक एक बिल्डिंग की छत पर जाकर सारे पक्षियों को गोली मार देते हैं ताकि वायरस और न फैल सके। उधर कैंप के अधिकारियों द्वारा मुंगफली नाम के एक आदमी को ढूंढ लिया जाता है। उसकी जांच करने के बाद डॉक्टर हैरान रह जाते हैं कि कैसे उसके शरीर ने वायरस से लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। अब वह वायरस से बच गया था। कैंप के अधिकारी किम से कहते हैं कि वह इस वायरस के लिए एंटीबॉडी पर काम करें, क्योंकि वह इस वायरस को सबसे अच्छी तरह समझने वाली डॉक्टर थी। कुछ घंटों बाद किम मूंगफली के शरीर से एंटीबॉडी निकालने में सफल हो जाती है। जैसे ही वह एंटीबॉडी को किसी मरीज के शरीर में डायरेक्ट इंजेक्ट करने की बात करती है, उसके सीनियर्स उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब वह अपनी बेटी को चुपके से वहां से निकालने की कोशिश करती है, तो दो लोग टैग नंबर 2066 से उसे ढूंढकर पहुंच जाते हैं। वे किम से कहते हैं कि उसकी बेटी का रिजल्ट पॉजिटिव आया है, इसलिए वे उसे लेने आए हैं। यहां किम बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसे अपनी बेटी से बिछड़ना पड़ रहा था। गार्ड उसे इन्फेक्टेड जोन में लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कांगसी के एक दोस्त की नजर किम पर पड़ती है और वह चालाकी से उसे इन्फेक्टेड जोन से बाहर निकाल लेता है। उधर किम उस जगह पहुंचती है जहां मूंगफली को रखा गया था। किम जानती थी कि एंटीबॉडी को डायरेक्ट किसी को इंजेक्ट करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी की हालत खराब होने पर एंटीबॉडी का इस्तेमाल करती है।
किम अपनी बेटी और मूंगफली के बीच एंटीबॉडी का ट्रांसफ्यूजन शुरू करती है, पर तभी गार्ड्स आ जाते हैं और किम को बेहोश करके इन्फेक्टेड जोन से बाहर ले जाते हैं। कांगसी देखता है कि गार्ड्स किम को इन्फेक्टेड जोन में ले जा रहे हैं, इसलिए वह उनका पीछा करता है। रास्ते में उसे मेरी का हेडबैंड मिलता है। जल्दी ही वह उस जगह पहुंचता है जहां हजारों इन्फेक्टेड लोगों की लाशों को प्लास्टिक में लपेटकर क्रेन से स्टेडियम में फेंका जा रहा था। जल्दी ही वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां हजारों इन्फेक्टेड लोगों की लाशों को प्लास्टिक में लपेटा जा रहा था। उनमें से कुछ लोग अभी मरे भी नहीं थे। तभी वहां एक भयंकर दृश्य देखा जाता है जिसमें एक बहुत बड़ी क्रेन लाशों के ढेर को उठाकर स्टेडियम में फेंक रही थी और मर्दों को जलाने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था। कांगसी सोचता है कि इससे पहले कि यह क्रेन मेरियो को उठाकर यहां से जला दे, उसे कुछ करना होगा। अचानक एक बड़ी लपट उठती है और लाशों को घेर कर जलाने लगती है। तभी कांगसी को एक रिंगटोन सुनाई देती है जिससे वह पहचान जाता है कि यह मेरियो के फोन की रिंगटोन है। वह तुरंत उस जगह दौड़ता है और देखता है कि मेरियो प्लास्टिक में लिपटी हुई है और अभी भी जिंदा है। दूसरी ओर क्वारंटीन कैंप के अंदर एक ऑफिसर एक इन्फेक्टेड सोल्जर को गोली मार देता है, जिससे लोग गुस्से से बेकाबू होकर कैंप से बाहर निकल आते हैं। बाहर जाते हुए वे देखते हैं कि जलती हुई लाशों के ढेर से कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, जिससे वे समझ जाते हैं कि इन्फेक्टेड लोगों को जिंदा ही जलाया जा रहा है। लोगों के भड़कने के कारण मेडिकल स्टाफ उस जगह को छोड़कर किसी और सुरक्षित जगह पर जाने का फैसला करता है। वे किम से भी कहते हैं कि वह उनके साथ चले, लेकिन किम मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी बेटी को ढूंढना था। उधर अब क्योंकि बैंक ने मूंगफली के पेट में चाकू मारा था, इसलिए मॉन्कशाइड्स का बहुत सारा खून बह चुका था, जिसकी वजह से उसकी एम्बुलेंस में ही मौत हो जाती है। इसके साथ ही उन लोगों की एंटीबॉडी बनाने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वहीं वाइस प्रेसिडेंट को जब इसके बारे में पता चलता है तो वह आर्मी को खुफिया आदेश देता है कि वे सिविलियंस को सोल बॉर्डर में घुसने से रोकें, जहां बहुत सारे सिविलियन शूटआउट में मारे जाते हैं। सोल सिटी में राष्ट्रपति देखता है कि बूंदे शहर खतरे के लेवल पर पहुंच चुका है। उसका एक मेंबर श्रीधर सुझाव देता है कि इन्फेक्टेड लोगों को शहर से बाहर निकाल दिया जाए ताकि वे बॉर्डर क्रॉस न कर सकें। इसके बावजूद राष्ट्रपति एंटीबॉडी बनने तक आर्मी को वहीं रुकने का आदेश देता है। सेनेटर और वाइस प्रेसिडेंट उसके इस फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि बैंक ने मूंगफली के पेट में चाकू मारा था, मूंगफली की एम्बुलेंस में ही मौत हो जाती है। इसके साथ ही एंटीबॉडी बनाने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। मेरी अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थी और बोलने भी लगी थी, जिससे पता चला कि एंटीबॉडी ने उस पर अच्छा असर किया था। दूसरी ओर किम अपनी बेटी से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन सोल्जर उसे रोक लेते हैं। वह बार बार कहती है कि उसकी बेटी के पास वायरस का इलाज है। उनमें से एक सोल्जर उसे अपने बेस पर ले जाता है, जहां वह किम की राष्ट्रपति से बात करवाता है। सड़क पर एक आदमी कांगसी को यह कहते हुए सुन लेता है कि मेरी के शरीर से एंटीबॉडी बनाया जा सकता है, इसलिए वह उनके पीछे जाता है। जब मेरी अकेली होती है तो वह उसे आइसोलेटेड रूम में ले जाकर उसका खून निकालने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत से कांगसी सही समय पर अपने साथी के साथ वहां पहुंच जाता है और तीनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में कांगसी उस आदमी को मार डालता है, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड इस लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उधर किम राष्ट्रपति से बात करते हुए बताती है कि मेरी पूरी तरह से वायरस से लड़ चुकी है और उसके खून से वायरस का इलाज बनाया जा सकता है। यह सुनकर राष्ट्रपति अपने सोल्जर को फायरिंग रोकने का आदेश देता है, लेकिन स्नाइडर इस फैसले से सहमत नहीं होता और वह सोल्जर को शूटिंग जारी रखने के लिए कहता है। कुछ समय बाद किम बॉर्डर पर पहुंचती है और देखती है कि मेरी अन्य इन्फेक्टेड लोगों के साथ है। वह उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वह अपनी बेटी को लेने के लिए कंटेनमेंट लाइन की ओर बढ़ती है, उसे गोली मार दी जाती है, क्योंकि स्नाइडर ने शूटिंग न रोकने का आदेश दिया था। इससे पहले कि सोल्जर और गोलियां चलाएं, मेरी अपनी मां को देखकर चिल्लाती है और सोल्जर से गोलियां चलाने से मना करने को कहती है। यह देखकर सभी सोल्जर और लोगों के दिल पिघल जाते हैं और वे पीछे हट जाते हैं। यहां तक कि इन्फेक्टेड लोगों को भी नई प्रेरणा मिलती है और वे सब बॉर्डर की ओर दौड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ जब स्नाइडर देखता है कि सोल्जर ने गोली चलाना बंद कर दी है, तो वह एयरफोर्स को हवाई हमले का आदेश देता है। इस सिचुएशन को देखकर राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप करता है और अपने लोगों से कहता है कि अगर कोई फाइटर प्लेन बूंदे में घुसने की कोशिश करे तो उसे तुरंत उड़ा दिया जाए। वायरस के खतरे के टलने के बाद राष्ट्रपति लाइव आकर सबको बताता है कि उन्होंने इस वायरस का इलाज ढूंढ लिया है और सभी लोगों को बचाया जाएगा, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। इसके बाद मेरी के खून से इस वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए उसे सोल भेज दिया जाता है, लेकिन किम और कांगसी वहीं रह जाते हैं। कुछ घंटों बाद एक रिपोर्टर यह घोषणा करती है कि वैक्सीन सफलतापूर्वक बन चुकी है और सबसे पहले इसे बूंदे शहर के लोगों को दिया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ कहानी खत्म होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।